हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 जो कि इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। इसी चैप्टर में हम आपको एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन की शक्तियां और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बता चुके हैं कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। साथियों, आज हम आपको बताएंगे उसी इन्वेस्टिगेशन में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 179 जो कि सीआरपीसी की धारा 160 के समरूप है, साक्ष्यों को हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, एक और पुलिस अधिकारी को शक्ति प्राप्त है। तो पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें, क्योंकि सभी धाराएं इस चैप्टर की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं देख लें और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 कहती है कि आफ्टर एफआईआर घटना के पीड़ित व साक्षी या जिनने घटना देखी है, जो उस सर्कमस्टांसेस और तथ्य के बारे में जानते हैं, उनको बयान के लिए हाजिर होने के लिए एक नोटिस जारी कर सकते हैं 160 BNSS का। तो अगर इस नोटिस के पालन में वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, अनदेखा करता है आदेश की, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के खिलाफ परिवाद लगा सकती है। किस धारा का? BNS की धारा 208 का। तो साथियों, पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं इस धारा को समझने के लिए। सबसे पहले मान लीजिए एक मोहल्ला है, मोहल्ले में विवाद हो रहा है, ए और बी का पुराना विवाद है जमीन को लेकर के, परिवार को, घर परिवार में बंटवारे को लेकर के। तो ए ने बी को माँ बहन की गालियां दी और ए क्या किए हुआ था, हाथ में लाठी लिए हुआ था, या वहां कोई डंडा या लाठी पड़ी मिल गई मौके पर। तो ए ने जब बी को गालियां दी तो बी ने गाली देने से मना किया तो ए ने क्या किया, लाठी से बी को मारना शुरू किया। मौके पर सी और डी मौजूद थे, उन्होंने इसको रोका कि अरे मार देगा क्या कर रहा है, जो भी कंडीशन बनी। तो ए, सी और डी ने ए को रोक लिया, बी को बचाया। किसके द्वारा बचाया गया? सी और डी के द्वारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ए वहां से चला गया बी को धमकी देते हुए कि आज तो बचा दिया, किसी दिन जान से खत्म कर देगा। तो एक घटना हुई किस प्रकार की, मां बहन की गालियां दी, लाठी से मारपीट हुई और जान से मारने की धमकी दी। ए ने बी को मारा, ए यहां अभियुक्त हुआ, बी यहां पीड़ित हुए और सी और डी ने घटना देखी, बीच बचाव किया। घटना देखने के लिए मोहल्ले के और लोग भी एकत्रित हो गए जो कि घटना देख रहे थे। तो साथियों, बी क्या करता है, बी कोतवाली जाता है, कोतवाली जैसे पहुंचता है तो वहां जो भी थाने के भारसाधक अधिकारी रहते हैं उनको सारी घटना बताता है, किस प्रकार से ऐसी घटना घटित हुई है। तो कोतवाली के भारसाधक अधिकारी देखते हैं कि जो मां बहन की गालियां दी गई हैं वो BNS में 296 के अंतर्गत आएगा। पहले IPC में 294 में आता था, जो कि संज्ञेय अपराध है। और लाठी से मारा 115 सब क्लोज 2 BNS, यानी कि, और जो कि IPC की धारा 323 में साधारण चोट है, नीलगू के निशान है, फ्रैक्चर नहीं है, सिर नहीं फटा है, कोई ऐसी गंभीर खूनालूदा चोट नहीं, साधारण चोट है। तो ऐसी स्थिति में BNS की धारा 115 यानी 115 सब क्लोज 2 जो कि असंज्ञेय है। फिर उसके बाद जान से मारने की धमकी दी है। अब देखिए 351 सब क्लोज 2 सब क्लोज 3 BNS के अंतर्गत, लेकिन IPC में 506 के अंतर्गत आता है। तो MP में संशोधन में संज्ञेय की बनाया गया है, इसको संशोधित करके संज्ञेय किया गया है। तो यहां पर FIR रजिस्टर्ड हुई। देखिए साथियों, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर अपराध हुआ है, एक घटनाक्रम हुई है, उसमें कोई अगर संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय के साथ असंज्ञेय है तो भी वह उसी में जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि असंज्ञेय अपराध आ गया तो ये धारा नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि वहां पर संज्ञेय है। तो कोतवाली पुलिस ने क्या किया, FIR रजिस्टर्ड कर ली। FIR नंबर 200/2024 हुआ और धारा इतनी लगाई। धारा किसके खिलाफ लगी? ए के खिलाफ। अब इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है जो, उसने क्या किया, ए जो व्यक्ति है, ए के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, यानी मामले के जो तथ्य हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो इसके अगेंस्ट जो भी रिलीवेंट हो सकते थे वो जोड़ने शुरू किए, ताकि यह मामला सिद्ध किया जा सके कि ए ने बी को मारा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेगा पुलिस अधिकारी, FIR के बाद बी की डॉक्टरी कराएगा, MLC कराएगा। MLC कराने के बाद घटनास्थल पर जाएगा। घटनास्थल पर जाने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करेगा और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ करेगा, नक्शा मौका बनाएगा। बी के वहां पर कथन भी ले सकता है, मौके पर, या जब कंप्लेन
एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद भी बयान लिए जा सकते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंचता है तो सी और डी घटनास्थल पर मिल भी जाते हैं, नहीं मिलते हैं। तो जब नहीं मिलते हैं इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में पुलिस अधिकारी बीएनएसएस की धारा 179 के तहत नोटिस जारी करेगा सी और डी को कि आप लोग घटना के साक्षी हैं, चक्षुदर्शी साक्षी हैं, आपके कथन लेख किए जाने पूछताछ करके, इसलिए आप थाने पर उपस्थित हों। तो ए और सी और डी को जैसी नोटिस प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, थाने पहुंच जाएंगे। थाने पहुंचेंगे, थाने में पहुंचने पर पुलिस अधिकारी के द्वारा पूछताछ करके उनके कथन लेखबद्ध किए जाएंगे। और अगर नहीं पहुंचते हैं तो उस स्थिति में परिवाद लाया जाएगा। तो कथन कैसे लेखबद्ध किए जाएंगे हम अगली धारा में बताएंगे। मान लीजिए सी और डी, सी एक ऐसा पर्सन है जिसकी उम्र 15 वर्ष या उससे कम है, डी ऐसा पर्सन है जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में वहीं जाकर के क्या करेंगे, कथन लिए जाएंगे, ना कि नोटिस दे करके। और मान लीजिए बचाने वाले सी और डी शारीरिक रूप से निशक्त हैं या डी को कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में भी थाने ना बुलाया जा करके उनके निवास स्थान पर जाकर कथन लिए जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए ये तो हुआ नॉर्मल अपराध, अगर महिला संबंधी कोई अपराध हुआ होता तो उस स्थिति में उसकी एफआईआर महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती और उस पीड़िता का कथन भी उसके घर में उसके माता पिता, उसके संरक्षक या मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष वीडियोग्राफी के तहत लेखबद्ध किया जाता। तो साथियों, हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से नोटिस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सी और डी थोड़ा दूर रहते हैं या बाहर चले गए कहीं पर, तो जब उनको पुलिस अधिकारी बुलाएंगे साक्ष्य के लिए तो आने जाने में खर्चा लगता है। तो राज्य सरकार द्वारा जो भी निमित्त प्रक्रिया अपनाई गई है उनका आने जाने का खर्चा देने का, तो वो भुगतान भी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा इन साक्षियों का। तो साथियों, ये हुई बीएनएसएस की धारा 179, जो हमने आपको बताया है कि जब भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद कथन के लिए नोटिस देना, यानी कथन पूछताछ करने के लिए बुलाना। लेकिन इसी सब क्लॉज 1 में कहता है कि 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को थाने नहीं बुलाना है, और जो मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त हैं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उनको भी थाने नहीं बुलाना है। अगर कोई इनमें से अपनी इच्छा से आ रहा है तो वो आ सकता है, वो बात अलग है। साथ ही साथ महिला संबंधी अपराधों में भी महिला अधिकारी ही रिपोर्ट लिखेंगे, महिला अधिकारी ही कथन लेखबद्ध करेंगे पीड़िता के स्थान पर, निवास स्थान पर, या उसकी सुविधा के अनुसार जो भी स्थान सुनिश्चित होगा उस जगह पर उनके संरक्षक और गार्जियन के समक्ष उस कथन की वीडियोग्राफी भी होगी। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, साक्ष्य हेतु बुलाने पर उपस्थित आएंगे और साक्षी का खर्चा भी कौन बहन देंगे, पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो साथियों, इस धारा में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो हमने आपको बताया है कि विवेचक द्वारा जारी उक्त लिखित आदेश प्राप्त होने पर, जो भी लिखित आदेश है नोटिस के रूप में, संबंधित व्यक्ति आदेश में की गई अपेक्षा अनुसार उपस्थित होने के लिए बाध्य होगा। इसमें बाध्य है। और इसमें स्पष्ट किया गया है यदि कोई साक्षी लिखित आदेश मिलने पर भी हाजिर न हो तो पुलिस को उसके विरुद्ध वारंट निकलवाने या गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है, परंतु पुलिस उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 208 के तहत परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत अपराध के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों को समन किया जा सकता है। चूंकि देखिए सी और डी ने बचाया, लेकिन और भी लोगों ने घटना देखी है, तो घटना से संबंधित परिचित जिन्होंने घटना देखी उनको भी पुलिस अधिकारी बुला सकते हैं। विवेचक के लिए साक्षी के परीक्षण से पूर्व इस धारा के तहत लिखित आदेश दिया जाना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई साक्षी अनुसंधान के समय उपस्थित है तो उसे बिना लिखित आदेश की भी परीक्षित किया जा सकता है। साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौजूद है तो उसके बिना किसी नोटिस के भी उसके स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं, परंतु अनुसंधान अधिकारी के भाग पर साक्षियों के परीक्षण से पूर्व उन्हें पूछताछ हेतु हाजिर होने के लिए इस धारा के तहत लिखित आदेश दिया जाना उचित होगा। परंतु अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाना है तो इस प्रकार का लिखित आदेश दिया जाना उचित होगा, क्योंकि समानता देखने में आता है कि विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों द्वारा बीएनएसएस की धारा 180 के तहत लेख किए गए कथन का समर्थन न करते हुए कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था।
साथ ही इसलिए कहते हैं कि नोटिस दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से आदेश जारी करना चाहिए पुलिस अधिकारी को, ताकि ये जो स्थिति बन रही है वहां पर ये स्थिति ना बने। क्यों? क्योंकि वो साक्षी नोटिस मिलने पर ही उपस्थित आया। उसके बाद ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की स्थिति बनती है कि जब वो कहते हैं कि हमारे कथन ही नहीं लेखबद्ध किए गए, तो इस स्थिति में इस धारा के तहत दिया गया लिखित आदेश जिसकी प्रति पर संबंधित साक्षी के हस्ताक्षर है, इस बात का प्रमाण होगा कि पुलिस ने उन्हें पूछताछ हेतु तलब किया था, बुलाया था। यह धारा किसी दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण की मांग हेतु लिखित आदेश जारी करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। साथ ही साथ मर्ग जब होता है, यानी जब किसी व्यक्ति की अननेचुरल डेथ होती है, उसमें सूचना दी जाती है पुलिस को, पुलिस मौके में पहुंचती है, तो पुलिस वहां पर क्या करती है, पंचों को तलब करती है नोटिस जारी करके, और उस पर उनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई प्रोसीड की जाती है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया क्या, BNSS की धारा 179। अब हम आपको बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 180, जो कि CRPC की धारा 161 के समरूप है, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। क्या करें ये सेक्शन कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। हमने आपको उदाहरण बता दिया है। अब इस उदाहरण में जितने भी साक्षी हैं, स्वयं पीड़ित हुआ, पीड़ित के भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे, C और D जो चक्षुदर्शी साक्षी हैं उनके भी, आसपास जो घटना देख रहे थे, जिनको उस घटना के बारे में पता है, उनके भी कथन नोट किए जाएंगे। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। इसमें भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है इसमें? इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी प्रत्येक उस व्यक्ति के जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसे उस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जानकारी है, पूछताछ कर सकते हैं। जो घटना घटित हुई है इस उदाहरण में, इससे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको उस घटना के बारे में पता है, तो पुलिस अधिकारी उनसे उस घटना के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अनुसंधान अधिकारी को यह भी शक्ति है कि वह स्वयं पूछताछ न करके किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को अपनी ओर से पूछताछ करने के लिए अधिकृत कर सकता है, लेकिन ऐसा अधिकारी उस पद से नीचे की पंक्ति का ना हो जिसको राज्य सरकार ने नियमित भेद किया हो। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि पुलिस अधिकारी स्वयं भी और दूसरा भी उसके निमित्त जो पुलिस अधिकारी उसको अधिकृत करता है, पूछताछ कर सकता है। इसमें एक DK बसु में स्पष्ट किया गया है कि इंटेरोगेशन के दौरान जिसके द्वारा भी इंटरोगेशन किया जा रहा है, वो उस पुलिस अधिकारी का नाम लिखा जाएगा रजिस्टर में। फिर अगला पॉइंट कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिससे पुलिस अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन पूछताछ की जाती है, ऐसे मामले में संबंधित सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। पुलिस अधिकारी जब पूछताछ कर रहा है उस साक्षी से, तो सही उत्तर देने के लिए बाध्य होंगे। क्या होंगे? सही उत्तर देने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप, शास्ति या अपहरण की आशंका में डालने की हो। लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसे उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा साक्षी जिससे कि उनके उत्तरों की प्रवृत्ति ऐसी हो जिससे आपराधिक आरोप हो या शास्ति या अपहरण की आशंका में डालने की हो। ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए प्रत्येक या उस व्यक्ति का कथन जिससे वह इस धारा के अधीन पूछताछ करता है लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। साथियों, ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए प्रत्येक उस व्यक्ति का कथन जिससे वह इस धारा के अधीन पूछताछ करता है लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। अनुसंधान अधिकारी इसी धारा के अधीन उसके द्वारा दी गई परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए व्यक्ति के कथन को लेखबद्ध कर सकता है। लेखबद्ध भी करना है। जिस साक्षी को बुलाया है पुलिस अधिकारी ने, उसको क्या करना है? लेखबद्ध भी करना है। किसको? अनुसंधान अधिकारी को उस इन्वेस्टिगेशन से संबंधित साक्षी के कथन लेखबद्ध भी करना है। किंतु विवेचक के लिए आवश्यक नहीं कि वह कथन उस साक्षी की भाषा में ही लेखबद्ध करें। यह जरूरी नहीं कि उसकी भाषा में ही लेखबद्ध करें। चाहे तो उसकी भाषा में भी लेखबद्ध कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी। पुलिस अधिकारी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन को पृथक पृथक और सही लिखेगा। जितने भी साक्षी हैं सबके अलग अलग कथन लिखे जाएंगे, ना कि एक ही कथन। सबके अलग अलग जितने भी साक्षी हैं उनके कथन लेखबद्ध किए जाएंगे और सही लिखेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। इस धारा के अधीन कोई कथन सिर्फ दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी लेख किया जा सकता है। इस धारा के अधीन BNSS की धारा 180 के अधीन वीडियोग्राफी करके भी कथन लेखबद्ध किया जा सकता है, जो कि महिला संबंधी अपराधों में स्पष्ट किया गया है। जो भी महिला संबंधी अपराध हैं उनमें इस प्रकार से वीडियोग्राफी करके कथन लेखबद्ध किए जाएंगे। साथियों,
इस धारा के तहत लेखबद्ध किए गए समस्त कथन का केस डायरी में अंत स्थापित किए जाएंगे और केस डायरी की सजल्द होकर संख्याकित की जाएगी। जो केस डायरी होती है उसमें उल्लेख किया जाएगा कि इन साक्ष्यों के कथन लेखबद्ध किए गए हैं। साथियों, बलात्कार से पीड़ित का कथन उसके निवास या उसकी पसंद के स्थान पर जहां व्यवहारिक रूप से संभव हो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता, संरक्षक या निकट नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा और वीडियोग्राफी भी होगी। किसी घायल द्वारा उसके साथ हुई घटना और चोटों के संबंध में इस धारा के तहत किया गया कथन या उसकी मृत्युकालिक, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26A अधिनियम के अंतर्गत कथन के रूप में सुसंगत मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सुसंगत मानी जाएगी। साक्ष्यों के कथनों में घटना के सभी विवरण स्पष्टता लिखे जाने चाहिए। जिन साक्ष्यों के कथन पुलिस अधिकारी द्वारा लिए जा रहे हैं वो उन साक्ष्यों के कथन घटना से संबंधित विवरणों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। घटना का समय, स्थान, दिनांक, निश्चित समयावधि, घटना के चश्मदीद साक्ष्यों के नाम, घटना के अनुचित एवं प्रतीतिजन साक्ष्यों के नाम, घटना घटित करने वाले अभियुक्तों के नाम, घटना में प्रयुक्त वाहनों के नाम, नंबर, पहचान संबंधी अन्य विवरण जो भी साक्ष्यों के ज्ञान में हो, घटना में प्रयुक्त उपकरणों, हथियारों का उल्लेख, किस उपकरण हथियार से किस प्रकार से किस अभियुक्त ने किस पीड़ित को कैसे चोट पहुंचाई और घायलों की समस्त चोटों के विवरण लेख किए जाने चाहिए। जो इस धारा के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए जा रहे हैं पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। क्या स्पष्ट होना चाहिए? ये महत्वपूर्ण बात है। साक्ष्यों के कथनों में घटना के सभी विवरण स्पष्टता लिखे जाने चाहिए। इस उदाहरण में कि कब लड़ाई हुई, कितने बचे और किनके समक्ष ये ए है, कैसे आया, कैसे गया और कैसे भागा, और सी और डी ने बचाया, उनके नाम और कौन से हथियार से मारपीट की गई, ये सारी की सारी चीजें लेखबद्ध होंगी। तो साथियों, आरोपी कौन था उसका भी नाम स्पष्ट लिखा जाएगा। तो साक्ष्यों के कथनों में घटना के सभी विवरण स्पष्टता लिखे जाने चाहिए। घटना का समय, दिनांक, स्थान, निश्चित समयावधि, घटना के चश्मदीद चक्षुदर्शी साक्षी कौन थे, घटना के अनुचित एवं परिस्थितिजन साक्ष्यों के नाम, घटना घटित करने वाले अभियुक्तों के नाम, घटना में प्रयुक्त वाहनों के नाम एवं नंबर, वाहनों का नंबर एवं पहचान संबंधी अन्य विवरण जो भी साक्ष्यों के ज्ञान में हो, घटना में प्रयुक्त उपकरण, किस प्रकार का उपकरण, हथियारों का उल्लेख, किस उपकरण हथियार से या किस प्रकार से किस अभियुक्त ने किस पीड़ित को कैसे चोट पहुंचाई, घायलों में समस्त चोटों के विवरण लिखे जाने चाहिए। एक पूरा स्टेटमेंट में आना चाहिए। सामान्यतः देखा जाता है कि विवेचना अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही इस धारा के अधीन कथन लेख कर लिए जाते हैं। समानता देखा जाता है कि पुलिस अधिकारी ने एफआईआर उठाई और एफआईआर के आधार पर बयान लेखबद्ध कर लिए, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि घटना के समस्त विवरण एफआईआर में लिखाते समय फरियादी बता पाए या समस्त विवरणों का ज्ञान समस्त साक्षियों का हो। तो ऐसी स्थिति में कथन लेख करते समय साक्षीगण से पूछताछ कर घटना से सुसंगत समस्त तथ्यों का उल्लेख कथनों में किया जाना चाहिए। साक्ष्यों के कथनों को प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण तक ही सीमित रखा जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि पुलिस क्या करती है कि एफआईआर में जो तथ्य रहते हैं उन्हीं के आधार पर स्टेटमेंट लिख देती है। चूंकि एफआईआर जो लिखी जाती है शॉर्ट में लिखी जाती है, एफआईआर ज्यादा डिटेल में नहीं लिखी जाती है। एफआईआर जो रहती है, एफआईआर में आवश्यक नहीं है कि घटना के समस्त विवरण हो, यह जरूरी नहीं कि एफआईआर लिखवाते समय फरियादी बता पाया हो समस्त विवरणों का। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी स्टेटमेंट लेखबद्ध किए जाए साक्षी के, तो घटना से संबंधित समस्त तथ्यों का उल्लेख कथनों में किया जाना चाहिए, जो कि हमने अभी आपको बताया कि कब की घटना है और किस स्थान पर है, किसके द्वारा मारपीट की गई, किस हथियार के द्वारा, किस अभियुक्त के द्वारा, उनकी पहचान क्या है, किसने बचाया, कौन चक्षुदर्शी साक्षी, पूरा विवरण लिखा जाना चाहिए। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? विवरण सहित होना चाहिए। अगर मान के चलिए घटना, और एक चीज और है, पुलिस अधिकारी जब भी साक्षी के बयान ले तो उसको पता होना चाहिए कि साक्षी के बयान पुलिस ले रही है। कभी कभी जब कोर्ट में साक्षी बयान देने जाते हैं तो उसको पता ही नहीं रहता है कि पुलिस ने बयान कैसे लिए। सामने वाले अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा पूछा जाता है कि आपके बयान कंप्यूटर में लिए थे या हाथ से लिखे थे, तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो साथियों, ये विवेचक का कर्तव्य है कि
जो पीड़ित है, जो साक्षी है, चूंकि उसको इतनी जानकारी नहीं होती है, उसको सारी चीजें बताएं कि आपके कथन लेखबद्ध हम कर रहे हैं और इस माध्यम से लेखबद्ध किए जा रहे हैं। और जब भी कथन लेखबद्ध किए जाए तो उसको पढ़ने के लिए भी दिए जाए कि भाई आपने जो कथन दिए हैं वो पढ़ के देख लीजिए, और कोई तथ्य तो नहीं जो छूट रहा है जो आप बताना चाहते हैं, तो वो भी होना चाहिए। साथियों, मान लीजिए ये तो हो गया ज्ञात। अगर घटना अज्ञात व्यक्ति द्वारा घटित किए जाने की स्थिति में, जब मान के चलिए जो अभियुक्त है जिसने घटना घटित की है, अभियुक्त जैसे लूट डकैती के अपराधों में, चोरी के अपराधों में, या छीना झपटी के अपराधों में, या मारपीट के अपराधों में ही जब अभियुक्त अज्ञात हो, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त गण का हुलिया, विशिष्ट पहचान चिन्ह यदि साक्षी को ज्ञात हो, जो साक्षी गवाह है तो ज्ञात हो, तो पूछकर लिखा जाना चाहिए तथा गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी पंचनामे में भी इनका समावेश किया जाना चाहिए। घटना रात्रि में घटित होने की स्थिति में, अगर घटना रात्रि में घटित हुई है तो अभियुक्त को कैसे पहचाना, घटना कैसे देखी, रोशनी का क्या स्रोत था, पूछकर कथनों में लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूछकर कथनों में लिखना चाहिए। साक्षी के कथनों में क्या लिखना चाहिए कि रात्रि में घटना घटित हुई है तो अभियुक्त को कैसे पहचाना, घटना कैसे देखी, रोशनी कैसे आ रही थी, उजाला कैसे था, बल्ब था कि टॉर्च थी, किस प्रकार के उजाले में आपने उसको देखा पहचाना, कितनी डिस्टेंस थी, पूछताछ करके कथनों में लिखना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जब एफआईआर है विलंब से लिखाए जाने की स्थिति में सूचना दाता फरियादी के कथनों में विलंब का युक्ति संगत स्पष्टीकरण लेख किया जाना चाहिए। जो विलंब हुआ है एफआईआर में वो भी स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किया जाना चाहिए फरियादी के कथनों में कि किस कारण से नहीं आ पाया। हो सकता है डर की वजह से नहीं आ पाया, हो सकता है कोई साधन ना मिल पाया, हो सकता है घर में कोई रहा ना हो सकता है गार्जियंस ना हो, गार्जियंस आने के बाद उनके साथ थाने आए रिपोर्ट लिखाने, तो ये स्पष्ट होना चाहिए उस साक्षी के स्टेटमेंट में। चश्मदीद साक्षी की मौके पर उपस्थिति कैसी थी? जो चश्मदीद साक्षी है उसकी मौके पर उपस्थिति कैसी थी? उपस्थिति के स्वाभाविक होने संबंधी तथ्य भी कथन में उल्लेखित होने चाहिए। जो चश्मदीद साक्षी है उसकी उपस्थिति कैसी थी, उपस्थिति के स्वाभाविक होने संबंधी तथ्य भी कथन में उल्लेखित होना चाहिए कि पहले से मौजूद था, कि हल्ला झगड़ा सुन के आया था, कि वाहन से आ रहा था, जा रहा था तो देख के रुक गया, क्या स्थिति थी, वो सारी की सारी फरियादी कथनों में आनी चाहिए। गंभीर चोटों के प्रकरण में आहत के कथन में उस चोट का उल्लेख होना चाहिए। गंभीर चोट जिसमें फ्रैक्चर होना, खूनालूदा चोट आना, ऐसी स्थिति में जो आहत है, पीड़ित है, जिसको चोट आई है, उसके कथनों में उस चीज का उल्लेख होना चाहिए और वह चोट किस अभियुक्त के द्वारा पहुंचाई गई है इसका भी उल्लेख होना चाहिए उस पीड़ित के स्टेटमेंट में। तथा अन्य चश्मदीद साक्षियों के कथनों में भी इस चीज का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इस प्रकार की चोट आई थी और इस अभियुक्त के द्वारा इस हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। छोटे अपराधों और असंज्ञेय अपराधों को छोड़कर सभी दांडिक प्रकरणों में जिनमें सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण भी शामिल हैं, उनमें फरियादी और महत्वपूर्ण साक्षियों की विचारण के दौरान पहचान सुनिश्चित करने के लिए इस धारा के तहत लेख किए गए कथनों पर उनकी फोटो लगाई जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? फोटो लगाई जानी चाहिए। जिन साक्षियों के कथन लिए गए उनकी फोटो लगाई जानी चाहिए। परंतु बलात्कार के प्रकरणों में पीड़ित के फोटो नहीं लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसकी पहचान उजागर होगी। उन प्रकरणों में जिनमें अभियोजन सूचनादाता और साक्षियों की पहचान संरक्षित रखना चाहता है उनमें भी कारण अभिलिखित करते हुए फोटो नहीं लगाना चाहिए। आरोपियों और साक्षियों की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में न्याय दृष्टांत है मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध देवेंद्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश भी अवलोकनीय हैं। कौन कौन से वो हम आपको बता देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। साक्षियों के कथनों पर उनके नाम, पते, उम्र, व्यवसाय आदि उनकी पहचान सुनिश्चित करने वाले विवरणों के साथ ही विचारण के दौरान उनकी परीक्षा हेतु उन्हें तलब करने की सुविधा की दृष्टि से उनका मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाना चाहिए। जब भी पुलिस अधिकारी साक्षी के स्टेटमेंट लेते हैं तो उन साक्षियों के कथन लेते समय उनका नाम, पता, उम्र, व्यवसाय और उनकी पहचान सुनिश्चित करने वाले विवरणों के साथ ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना चाहिए। साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिखना चाहिए, जिससे जब कोर्ट में मामला पहुंचे
ट्रायल चलनी हो, विचारण के दौरान उनकी परीक्षा हेतु उन्हें जब भी नोटिस दिया जाए उनको बुलाए जाने में आसानी हो, आसानी से तलब किया जा सके कोर्ट में। साक्षियों के कथन में प्रकरणों में आरोपित समस्त अपराध धाराओं के आवश्यक तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए। जो भी साक्षी हैं, जो भी धाराएं लगी हुई हैं, जो भी धाराएं हैं, 1, 2, 3 धाराएं, इन सभी धाराओं के तथ्य उन साक्षियों के बयानों में आना चाहिए कि जैसे माँ बहन की गालियां दी, लाठी से मारपीट करना, धमकी देना, ये सारी की सारी चीजें उनके स्टेटमेंट में आनी चाहिए। अगला, कथनों में काटपीट एवं ओवर राइटिंग नहीं की जानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कथनों में काटपीट नहीं होनी चाहिए और ओवर राइटिंग भी नहीं की जानी चाहिए। अगला, समानता देखने में आता है कि विवेचकों के द्वारा कथनों को अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिनमें घटना अपराध से जुड़े कई आवश्यक तथ्यों का समावेश नहीं किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखने में आ रहा है कि विवेचक के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा स्टेटमेंट जो कथन है वो शॉर्ट में लिखे जाते हैं, जिससे होता क्या है कि समस्त आवश्यक तथ्यों का समावेश नहीं किया जाता है, नहीं हो पाता है। साक्षी विचारण के दौरान न्यायालय में संपूर्ण घटना का विवरण देता है, परंतु उनमें से कुछ विवरणों का उसके BNSS की धारा 180 और CRPC की धारा 161 पुलिस द्वारा लिए गए कथन में उस चीज का लोप होता है, यानी कि वह नहीं लिखा होता है। ऐसा लोप होने के कारण ऐसे लोप को खंडन माना जाता है और साक्षी के कथनों को विरोधाभासी या बढ़ा चढ़ाकर कथन देना मानकर संदेहास्पद माना जाता है। साथियों, ये एक अनुसंधान अधिकारी विवेचक की जिम्मेदारी है कि वह जब भी स्टेटमेंट लिखे तो पूरा डिटेल में लिखे और अपराध के समस्त तथ्य आए, ना कि शॉर्ट में लिखें। FIR के अनुसार लेखबद्ध न किए जाएं, क्योंकि FIR शॉर्ट में लिखी जाती है। जब वही साक्षी कोर्ट में जाता है तो वह पूरी घटना की डिटेल, घटना की जो डिटेल रहती है वह बहुत घटना के बारे में डिटेल से स्टेटमेंट देता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बहुत से तथ्य ऐसे आते हैं जो उसके बयान में पुलिस द्वारा नहीं लेखबद्ध किए गए थे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि संदेहास्पद माना जाता है, संदेह की स्थिति, विरोधाभास की स्थिति और संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब साक्षी ने न्यायालय में बयान किया तब उसने बताया कि उसने अभियुक्त को अमुक हथियार सहित भागते हुए देखा था, लेकिन जब उसके द्वारा पुलिस को कथन दिए गए, पुलिस ने जब कथन लेख किए गए तो कथन में यह तथ्य नहीं लिखा हुआ है। यह लोभ विरोधाभास होना माना गया, जो साक्षी के साक्ष्यिक मूल्य को कम करेगा। तो साथियों, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार की गलती ना हो। उन सभी व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए जाने चाहिए जो उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन सभी व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध किए जाने चाहिए जो कि उस परिस्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, यानी उस सर्कमस्टेंस में मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी है। साक्षियों की परीक्षा जितनी जल्दी संभव हो कर लेना चाहिए, क्योंकि अनुचित विलंब से साक्षियों के कथन शंकास्पद हो सकते हैं। कथन विलंब से लिखे जाने की स्थिति में विवेचक को विलंब का कारण युक्त स्पष्टीकरण सहित केस डायरी में लेख करना चाहिए। साथियों, जो भी घटना घटित हुई है उसके जो भी साक्षी हैं C और D या जो आसपास मौजूद हैं B, उनके सभी के कथन अविलंब लिखे जाने चाहिए। क्यों लिखे जाने चाहिए? क्योंकि अगर विलंब होता है तो शंका की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कथन अगर विलंब से लिखे गए हैं तो उस विलंब का कारण केस डायरी में विवेचक के द्वारा उल्लेख किया जाना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि मामले के पीड़ित व्यक्ति को रेफर कर दिया जाता है, इलाज चलता है, 1-2 महीने बाद उसकी छुट्टी हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में डिले का कारण क्या है? भर्ती होने की वजह से, या उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो बोल नहीं सकता था। अगर भर्ती है तो वहां पर भी जाकर के पुलिस अधिकारी बयान लेगा। ऐसा नहीं है कि भर्ती है तो नहीं लेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करेगा कि क्या यह उक्त व्यक्ति बयान देने के लिए सक्षम है, तो कंसल्ट होने पर उसके कथन नोट करेगा, लेकिन विलंब नहीं होगा। अगर विलंब किसी कारण से हो रहा है तो उसका बाकायदा रीजन लिखा जाएगा कि इस कारण से विलंब हुआ है। साक्षी के कथन सही एवं पृथक पृथक लेख करना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया है कि साक्षी के कथन सभी साक्षियों के अलग अलग लिखे जाएंगे और कॉपी पेस्ट नहीं किए जाएंगे। कॉपी पेस्ट नहीं होगा। क्या होगा? कॉपी पेस्ट नहीं किए जाएंगे। कथन के अंतर्गत चिन्ह, संकेत और इशारे भी शामिल हैं।
इसलिए किसी मूक बधिर साक्षी का कथन अभिलिखित किए जाते समय दैनिक जीवन में उसकी अभिव्यक्ति के तरीके से भली भांति परिचित व्यक्ति या विशेषज्ञ की सहायता से उसका कथन लेख किया जाना चाहिए। मान लीजिए घटना को किसी ऐसे व्यक्ति ने देखा है जो बोल नहीं सकता, मूक बधिर है, उस स्थिति में उसके स्टेटमेंट तो लेखबद्ध होने हैं, तो उसके कथन के जो कथन लेखबद्ध किए जाने हैं उसके कथन एक स्पेशलिस्ट जो कि उसकी भाषा समझते हैं, मूक बधिर की जो भाषा समझते हैं, जिनको ज्ञान है, उनके सहायता से संकेतों और इशारों के रूप में लेखबद्ध किए जाएंगे, लेकिन अभिलिखित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा अनुसंधान अधिकारी का कि वह मूक बधिर था, बोल नहीं सकता था, इसलिए मौके पर विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं था, इसलिए कथन लेखबद्ध नहीं किए जा सके हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई जो चक्षुदृष्टि साक्षी जिसने घटना देखी अगर मूक बधिर है तो उस मूक बधिर से संबंधित जो भी विशेषज्ञ उनकी मदद लेकर के इशारों और संकेतों के माध्यम से अभिलिखित किए जाएंगे। इस संबंध में न्याय दृष्टांत विनोद विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2010 में अवलोकनीय है कि जिसमें मूक बधिर साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए जाने की रीति का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से मूक बधिर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विनोद विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के मामले में स्पष्ट किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के अनुसार बालक के कथन को बालक के निवास पर, बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतः निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर जहां तक संभव हो उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्वयन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। कथन अभिलिखित किए जाते समय महिला पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगी, महिला पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगी। अनुसंधान करते समय पुलिस अधिकारी बालक का परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय बालक पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार संपर्क में न आए तथा बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित रहे। साथियों, जब भी किसी बालक के या मान लीजिए कोई ऐसी बालिका है जो बलात्कार से पीड़ित है, उसके कथन महिला पुलिस अधिकारी जो कि उप निरीक्षक रैंक से कम नहीं होगी उसके द्वारा उसके निवास में या उसकी सुविधानुसार स्थान पर सादा ड्रेस में उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस के उपस्थिति में लेखबद्ध किए जाएंगे, वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ एक बात ये भी स्पष्ट की गई है कि उसको अभियुक्त से दूर रखना है, मतलब उसका संपर्क अभियुक्त से ना हो पाए। साधारणतः जहां वह निवास करता है वहां कथन होंगे और वह बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में ना आए तथा बालक की पहचान पब्लिक मीडिया में संरक्षित रहे, ये भी ध्यान रखना है। साथियों, साक्षीगण के कथन यदि भी कंप्यूटर प्रिंट आउट हैं तो वे सुस्पष्ट और पठनीय हैं, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। अगर हाथ से लिखे जा रहे हैं तो स्पष्ट पठनीय होने चाहिए, कंप्यूटर से प्रिंट करके लिखे जा रहे हैं तो वो भी स्पष्ट होने चाहिए। समान तथ्यों के साक्ष्यों के कथन कंप्यूटर प्रिंट आउट करते समय कट पेस्ट प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। ऐसे कथनों को एक बार पढ़कर साक्षियों को सुनाकर उनका सही होना भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं करना है और पहले कथन जो भी लेखबद्ध किए गए हैं उनको सुनाना चाहिए। प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद फिर उनको पढ़ने के दो। अगर वो ओके बोल रहे हैं तो फिर ये माना जाएगा कथन हो गया। अगर वो बोलते हैं इसमें कुछ संशोधन होना है तो फिर दोबारा संशोधन करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जिसमें क्या होता है, कभी कभी ये प्रश्न होता है कि कंप्यूटर में पढ़ाया, पढ़ के उसको सामने बिठा दिया, आपने चेंज कर दिए होंगे, तो ऐसा नहीं। आप प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको सामने वाले जो भी गवाह हैं उनको सुनाएंगे। अगर वो पढ़ने की स्थिति में नहीं है, अगर पढ़ लिख सकते हैं तो स्वयं पढ़कर देखेंगे कि जो उन्होंने बोला वही लिखा है कि नहीं। यदि विवेचना को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को हस्तांतरित की जाती है तो पूर्व विवेचना अधिकारी द्वारा लेखबद्ध कथनों का उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए पहले कोई विवेचक था लेकिन अब विवेचना किसी और अधिकारी के पास पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में पहले वाले विवेचक के द्वारा जिन गवाहों के बयान लेखबद्ध किए गए हैं वह सेकेंड आयु के द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे। क्या उपयोग में उसके द्वारा किया जा सकता है, अथवा साक्षियों का पुनर्परीक्षण कर कथन लेखबद्ध किया जाना भी अनुज्ञेय है। ठीक है, पुनः अनुज्ञेय है मतलब परमिसेबल नहीं है। साक्षी के किसी स्थान विशेष पर लेकिन किसी परिस्थितियों में पूरक कथन लेखबद्ध किए जाते हैं। अगर तथ्य से संबंधित कोई बात आ रही है
तो पूरा कथन भी लेखबद्ध किए जा सकते हैं। साक्षी की किसी स्थान विशेष पर उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करने से रोकने वाली विधि का पुलिस अधिकारी द्वारा जानते हुए उल्लंघन किया जाता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी पुलिस अधिकारी के खिलाफ। क्या की जाएगी? पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में वर्णित धारा के अनुसार अन्वेषण की रीति के संबंध में निर्देश देने वाले उपबंधों का उल्लंघन करना भी दंडनीय है। अन्वेषण की रीति के संबंध में निर्देश देने वाले उपबंधों का उल्लंघन करना भी दंडनीय अपराध है। क्या है? अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन की रीति है, इन्वेस्टिगेशन की विधि है, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो वह भी दंडनीय है। क्या है? वह भी दंडनीय माना जाएगा और दंडित किया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत? हम आपको बताते हैं। वो धारा है BNSS की धारा 199। कौन सी धारा? 199 और IPC की धारा 166A। तो इस प्रकार से जानते हुए जो कोई निर्देशों का पालन नहीं करेगा, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, उसको दंडित किया जाएगा BNS की धारा 199 के अंतर्गत। तो साथियों, ये हमने आपको बताया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और CRPC की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा किस प्रकार से की जाएगी, ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, अब हम पढ़ेंगे आगे। इसी में हम आपको बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 181 जो कि CRPC की धारा 162 के समरूप है। किसके समरूप है? CRPC की धारा 162 के समरूप है। CRPC की 162 क्या कहती है कि कथन और उसका उपयोग। क्या कह रही है धारा? पुलिस द्वारा जो कथन, पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। साथियों, पहले जो IPC थी उसमें इस सेक्शन का नाम दूसरा था, नाम बस बदला है और है सब वही कि नाम था पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग, ये था। लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। क्या हो गया? बदलाव आ गया है। साथियों, FIR होने के बाद घटना स्थल का जो निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के दौरान घटना स्थल पर जाकर जो नक्शा मौका तैयार किया जाता है, नक्शा मौके में जो हस्ताक्षर करवाए जाते हैं फरियादी के, गवाह के, तो वो इस धारा के अंतर्गत ही आएंगे। जितनी भी जब्तियां तैयार की जाती हैं, जो कि जब्ती पत्रक तैयार किए जाते हैं, मेमोरेंडम लेखबद्ध किए जाते हैं, वो सब इसी धारा के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि ये धारा कहती है कि जो पूर्ववर्ती धारा BNSS 180 के तहत पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिए हैं उन पर कथन पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत जो स्टेटमेंट पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिए गए हैं उन पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज उपयोग में लाए जाएंगे। कौन कौन से? जैसे नक्शा मौका, जब्ती पत्रक या मर्ग के समय जब नोटिस जारी कर पंचानों को तलब किया जाता है, उस स्थिति में उसको भी ग्राह्य माना गया है, उसको भी शामिल किया जाता है। और तो हम इसमें अब सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 181 जो कहती है कथन और उपयोग, पुलिस द्वारा लिए गए कथन और उसका उपयोग। साथियों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अधीन लेखबद्ध कथनों पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे। नंबर दूसरा, जांच या विचारण के दौरान ऐसे साक्षी को जब अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा ऐसे कथन का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की धारा 148 द्वारा उपबंधित रीति से ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। नंबर तीसरा, यह धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26A के उपबंधों में आने वाले कथनों को लागू नहीं होती, क्योंकि मर्डरसन कथन में उस पीड़ित के साइन होते हैं, अंगूठे का निशान लिया जाता है, तो वह स्वीकार है। यह धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 सब क्लॉज 2 पर भी प्रभाव नहीं डालती। क्यों? क्योंकि उससे डिस्कवरी होती है, कोई नई चीज मिलती है। क्या होती है कि अभियुक्त के बताए अनुसार कोई हथियार का जब्त होना, कोई सामान की जब्ती किया जाना, तो ये
उस पर लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्पष्ट किया गया है कथनों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये धारा कहती है कि यहाँ पर जो कथनों पर हस्ताक्षर हुए हैं वो माने जाएंगे। क्या होंगे? वो माने जाएंगे। तो साथियों ये धारा, इस धारा में ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, जो था हमने आपको बता दिया है। इसमें कुछ उदाहरण हम आपको बताएंगे इस धारा के अंतर्गत। साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो जब्ती पत्रक हैं, नक्शा मौका जो तैयार किया जाता है, उसमें जो साइन होते हैं वो अपवाद हैं, वह ग्राह्य होंगे। साथियों इसमें हम एक बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विनिश्चित किया है, उसको हम आपको बताएंगे। पुलिस के द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 अब लेकिन बीएनएसएस की धारा 180 के अधीन पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान सारभूत साक्ष्य की परिधि में नहीं आते हैं। क्या है? सारभूत साक्ष्य की परिधि में नहीं आते हैं। अतः केवल इन बयानों के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। केवल पुलिस के द्वारा लिखे गए जो बयान है उनके आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन के अनुक्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान है कि पुलिस के समक्ष किया गया कथन बीएनएसएस की धारा 182 और सीआरपीसी की धारा 162 के अंतर्गत किए गए कथन की कोटि में नहीं आएगा। इसी प्रकार अन्वेषण के प्रारंभ होने के पहले, इसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभ होने के पहले पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कथन इस धारा द्वारा प्रभावित नहीं होगा। साथियों स्पष्ट कर दिया गया है कि बीएनएस की धारा 202, सीआरपीसी की धारा 202 और बीएनएस की धारा में स्पष्ट किया गया है कि उसके अंतर्गत जो कथन लेखबद्ध किया जाएगा और आदेशकों के जारी किए जाने, मुलतवी करने, मतलब जो सीआरपीसी की धारा 202 में है और वह अब बीएनएस में 225, बीएनएसएस में 225 के अधीन पुलिस के समक्ष किया गया कथन बीएनएसएस की धारा 181 के अंतर्गत किए गए कथन की कोटि में नहीं आएगा। तो साथियों कथन पर हस्ताक्षर नहीं होंगे और इस कथन का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। कुछ अपवाद हैं जो हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ एफआईआर ग्राह्य, एफआईआर का प्रयोग किन कंडीशनों में किया जाएगा, किन में नहीं किया जाएगा, वो हम आपको बता देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होता है? एफआईआर के बाद। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं उनको माना जाता है, लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिनमें एफआईआर के पहले ही इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, उस स्थिति में एफआईआर को ग्राह्य माना जाएगा। साथियों इस धारा के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पष्टीकरण में यह वर्णित है कि यदि इस धारा के स्पष्टीकरण में वर्णित है कि यदि अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन के कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति का उल्लेख न हो तो सबूत पक्ष उस साक्षी का पुनः परीक्षण करके उसके द्वारा किए गए भिन्न कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए अन्वेषण के कथन का उपयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? उपयोग इस तरीके से कर सकता है। तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में यह मत व्यक्त किया गया था कि केवल लिखित कथन से ही खंडन किया जा सकता है, परंतु लोप से नहीं किया जा सकता है। जो लिखित कथन है उसी से खंडन किया जा सकता है, जो लोप है जो उसमें नहीं है उससे खंडन नहीं किया जा सकता। तथापि उत्तरवर्ती वादों में यह माना गया है कि जो पूर्व के जो वाद है उनमें मान लिया गया है कि पुलिस के समक्ष महत्वपूर्ण बातों का कथन न करना या लोप भी खंडन के लिए एक उचित कारण हो सकता है। साथियों कुछ और उदाहरण हैं जो हम आपको बताएंगे और वो उदाहरण क्या है? मध्य प्रदेश राज्य बनाम ढरकोले और गोविंद सिंह के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विनिश्चित किया है कि एफआईआर में साक्षियों के नामों का उल्लेख न होने मात्र से अभियोजन के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि धारा 162 सीआरपीसी और बीएनएसएस की धारा 181 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्राथमिकी में साक्षियों के नामों का उल्लेख किया जाए। तो साथियों ये मध्य प्रदेश राज्य बनाम ढरकोले और गोविंद सिंह का बात था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस धारा का सार क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 181 का सार क्या है? सार हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में।
पहला, यदि कोई कथन अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया है। अगर कोई कथन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया है तो उस कथन का प्रयोग विचारण के समय किया जा सकता है, बशर्ते कि उस व्यक्ति को जिसने कथन किया है अभियोजन के साक्षी के रूप में आहूत किया गया है, मतलब उसको बुलाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कथन दिया है साक्षी ने, उसका उपयोग कब किया जाएगा? ट्रायल के दौरान, जब वह साक्षी उपस्थित हो। नंबर दूसरा, ऐसे कथन का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा में वर्णित है उसके अनुसार किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा में वर्णित प्रावधानों के अधीन किया जाएगा। नंबर तीसरा, ऐसे कथन का प्रयोग प्रयुक्त प्रयोजन के लिए प्रतिपरीक्षा द्वारा। साथियों, प्रतिपरीक्षा का मतलब क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रतिपरीक्षा का मतलब क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिपरीक्षा पक्ष द्वारा। प्रतिपरीक्षा पक्ष कौन करेगा? अभियुक्त का पक्ष। अभियुक्त व्यक्ति, अभियुक्त कौन होगा? जो आरोपी अभियुक्त होगा, जिसने घटना घटित की है, तो उसके अधिवक्ता के द्वारा प्रतिपरीक्षा पक्ष द्वारा क्या किया जाएगा? प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, अथवा न्यायालय की अनुमति से अभियोजन पक्ष द्वारा किया जा सकता है, पक्षद्रोही घोषित करके। इस प्रकार की स्थिति तब निर्मित हो सकती है जब किसी अभियोजन साक्षी को दूसरे पक्षकार द्वारा विजित कर लिया जाता है। हॉस्टाइल घोषित करा के भी अभियोजन प्रतिपरीक्षण कर सकते हैं। चौथा, यदि कथन का कोई अंश प्रतिवाद अथवा खंडन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो कथन का कोई अंश साक्षी की पुनः परीक्षा में भी केवल इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ताकि पुनः परीक्षा में संदर्भित किसी बात का स्पष्टीकरण हो सके। तो साथियों, ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। और एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि आखिर कथन में हस्ताक्षर क्यों नहीं होते। हस्ताक्षर युक्त कथनों का क्या महत्व होता है अगर हस्ताक्षर कर दिए जाएं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कथनों पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। इस धारा में हम आपको बता चुके हैं कि साक्षी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। लेकिन यदि ऐसे कथन पर जो अभियुक्त की संस्कृति से संबंधित हों, जो साक्षी के हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो वह मात्र इस आधार पर साक्ष्य में अग्राह्य नहीं हो जाएंगे। तथापि यह बात अलग है कि ऐसे कथनों की ग्राह्यता के समय न्यायालय को विशेष सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है साथियों। अगर पुलिस को ये जो पुलिस बयान लेती है उनकी ग्राह्यता तभी है जब साक्षी विचारण के दौरान कोर्ट में उपस्थित होता है और कोर्ट में उपस्थित होकर के जब वह उन कथनों की तायद करता है तो ग्राह्य हो जाते हैं। तो इस धारा में हमने आपको बता दिया कि किन परिस्थितियों में क्या कंडीशन होगी और किस तरीके से हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, उसका रीजन क्या है। अगर हस्ताक्षर होने लगेंगे तो फिर पुलिस जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा सकती है, जिसमें कि फेयर जो इन्वेस्टिगेशन रहता है उसमें प्रश्न चिन्ह उठेंगे। अगर हस्ताक्षर करे हुए बयान ग्राह्य हो जाए तो फिर ये माना जाएगा कि पुलिस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगेंगे कि पुलिस ने दबाव बना करके क्या करवाए हैं, हस्ताक्षर करवाए हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बयान पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। फिर अगली धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है BNSS की धारा 182, जो कि CRPC की धारा 163 के समरूप है। कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। साथियों, ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारा में यह उपबंधित किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकारधारी व्यक्ति किसी भी तरह का उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं दिलाएगा। किसको? जिसके कथन लेख किए जाने हैं। इस तरह के उत्प्रेरणा, धमकी या वचन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत सदृश माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सदृश माना जाएगा। यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन करना चाहे तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति के उक्त कथन लेखबद्ध करेगा। ठीक है, उसको चेतावनी द्वारा नहीं रोकेगा, उसको डराएगा नहीं। इस धारा के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति के अंतर्गत मतलब कौन कौन आएंगे? जैसे गांव का पटेल, गांव का मुखिया, गांव का ग्राम मजिस्ट्रेट, पंचायत का सदस्य, सीमा शुल्क अधिकारी और
संस्कृति को अवलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट, इनके द्वारा किसी भी प्रकार से उत्प्रेरित नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वह बयान सही नहीं माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि BNSS की धारा 180 तथा BNSS की धारा 182 के उपबंध द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि पुलिस अधिकारी किसी प्रकार के कथन उपात्त प्रोसीड करने के लिए किसी व्यक्ति से मारपीट ना करें और उसे ना ही निरुद्ध करें। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम वेणुगोपाल के बाद में अभिकथन किया है कि इस धारा के उपबंध पुलिस अधिकारी को अधिकृत नहीं करते हैं कि वह किसी व्यक्ति से कोई बात उगलवाने के लिए या कथन करने के लिए उसकी पिटाई करे या निरोध करे, उसको अपनी कस्टडी में रखे नहीं कर सकते, ना ही उसे पैरोध कर सकते, ना उसे लॉकअप में बंद कर सकते हैं। तो साथियों, ये हुई 4 धाराएं हमने बताई हैं इस वीडियो में। BNSS की धारा 179 जो कि CRPC की धारा 160 के समरूप है, BNSS की धारा 180 जो कि CRPC की धारा 161 के समरूप है, BNSS की धारा 181 जो कि CRPC की धारा 162 के समरूप है, BNSS की धारा 182 जो कि CRPC की धारा 163 के समरूप है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।